मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्लादिमीर मिग्रे की रचना एनास्थीसिया का भाग 4 हु आर दे और वे कौन थे। अब तक आपको मैंने बताया लेखक और एनास्थीसिया जंगल के बीचों बीच थे और लेखक के सामने यह प्रश्न था कि इन जंगल में तमाम असुविधाओं के बावजूद जहाँ पे एनास्थीसिया के पास घर नामक भी कोई चीज़ नहीं है, वो कैसे रहती है। और लेखक उसे एक जानवर से तुलना कर रहे थे। तो लेखक किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। लेखक कहते हैं 3 दिन लगातार एनास्थीसिया के साथ रहने और उसके जीवन शैली को करीब से देखने के बाद मैं अच्छी तरह से समझ चुका था कि टाइगर के जंगल में रहने वाली यह रहस्यमयी अजनबी खूबसूरत युवती किस तरह से सामान्य जीवन यापन कर रही थी एक जंगल के अंदर, और उसकी यह जीवन शैली मेरे अंदर हमारे सभ्य सामाजिक जीवन शैली के लिए एक प्रश्न खड़ा कर रही थी। और उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न था हमारी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था जो हम अपने बच्चों को दे रहे आ रहे। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सही मायनों में हमारे बच्चों के अंदर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रही है कि उनको बता सके कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और सबसे नीचे क्या है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों को एक सही व्यक्ति बनाने में सक्षम हो रही है या उसका अस्तित्व मिटा रही है, या हमारे बच्चों का बचपन और सही जीवन निर्वाह और सभ्यता प्रदान करने में बाधा डाल रही है। हम बचपन से अपने बच्चों को नर्सरी से लेकर महाविद्यालय तक एक वैज्ञानिक ढांचों में डाल देते हैं और उन्हें किस तरह आकाश में उड़ा जाए, परमाणु बनाया जाए और परमाणु अणु और इतने सारे चीज़ों में घेर देते हैं कि बच्चे अपना अस्तित्व ही खो जाते हैं और हम अपने चारों तरफ एक कृत्रिम दुनिया बना देते हैं और वास्तविकता से दूर हट जाते हैं। और हम यही सब बातें बड़े बड़े वैज्ञानिकों, विद्वानों और समाजविदों से बात करना चाहते हैं और हमारे बात का विषय भी यही होता है। इस तरह बात करते करते हम एक कृत्रिम दुनिया अपनी चारों ओर बना के सच्चाई से दूर भागते हैं और हम ढोंग करते हैं एक सभ्य सामाजिक जीवन जीने का। और यही ढोंग हमें हमारी जीवन की सच्चाई से दूर ले जाता है। लेखक इन सब बातों को नज़र डालने के लिए कहते हैं कि पुराने ज़माने के जितने भी लोग हैं जिसकी शिक्षा का मानवता अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहा है, वह सब एक निर्जन जंगल में ही जाके उन्हें वो शिक्षा प्राप्त हुए हैं। क्यों वो उन शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय नहीं गए, उनको वही से सब शिक्षाएं एकांत में मिली। लेखक ईसा मसीह और जीसस ख्रिस्ट और बुद्ध का उदाहरण देकर कहते हैं यह सब जब एकांत में गए तभी उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से उनको वैराग्य प्राप्त हुआ और उसने उस शिक्षा को मानवता को प्रदान किया। इन सब शिक्षाओं को देने के लिए उन्हें जंगल में जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर हमारे सब शैक्षणिक व्यवस्था में यह सब ज्ञान होता तो उन्हें एकांत में जाने की क्या ज़रूरत थी। हमारे पूर्वज सेराफिम सोरोविस्की या स्क्रिंग रेडोलोजी जैसे पुरुष क्यों जंगल में भर्ती के लिए रवाना नहीं हो गए और एक छोटी अवधि के लिए वो जंगल में जाकर ज्ञान की गहराइयों में डूब गए। दुनिया के जितने भी राजा हैं अपने मठ और राष्ट्रीय मंदिर की तलाश के लिए निर्जन जंगल की माध्यम से लंबी यात्रा की और बाद में उन्होंने मानवता को संशोधन किया। यह सब उदाहरण हमें बताते हैं कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था हमें कुछ भी शिक्षा नहीं दे रही है।
मॉस्को के पास सर्बियक पोसाद शहर में मठ में आज भी 8,000 आगंतुक को आकर्षित करता है। और यह सब एक जंगल में ही क्यों शुरू हुआ? किसने या किस इन लोगों को अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में भेजा? जंगल में कौन क्या ऐसा है जो उन्हें एकांत में ही यह सब ज्ञान मुझे देता है? यह सब सवाल मेरे मन में उठ रहे थे और उन सब सवालों का उत्तर मुझे कुछ देर में एनेस्थीसिया से ही मिल गया। मैंने जब एनेस्थीसिया की जीवन शैली को करीब से देखा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे साधन की ज़रूरत नहीं होती। आदमी चाहे तो एकांत में भी बहुत ही सरल तरीके से ज़िंदगी को जी सकता है। लेखक कहते हैं, जो पूर्वजों से जो हमें ज्ञान मिला वो मुझे पता नहीं क्यों अधूरा लगता है। इसलिए एनेस्थीसिया के साथ जो मेरे 3 दिवसीय प्रवास और घटना हुए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत रूप में आपके सामने उल्लेख कर सकूं, ताकि आप लोग था पा सकें और आप लोग के सामने एक स्पष्ट तस्वीर ला सके ज़िंदगी को किस तरह से साधारण ढंग से भी जिया जा सके। और एनेस्थीसिया के साथ 3 दिन बिताने के बाद मेरा तो यही निष्कर्ष निकला कि और मैंने यही स्वीकार किया कि ज़िंदगी को एकांत में भी बिना सुख सुविधाओं के साथ अच्छी तरीके से जिया जा सकता है। एनेस्थीसिया के कुछ विचार आमतौर पर स्वीकार कर जाने के विपरीत है, लेकिन मैं इसको जज नहीं कर सकता। मेरा काम बस यह है कि मैंने जो देखा और सुना उसे दूसरों तक पहुंचा दिया। एनेस्थीसिया अकेले जंगल में रहती है। उसके पास खुद के रहने के लिए घर नामक भी वो चीज़ नहीं है। शायद ही वो कोई कपड़े पहनती है या वो कोई सामग्री का उपयोग करती है। लेखक कहते हैं, जब हम अपने चारों ओर कुछ कुत्ते, बिल्ली या कुछ भी जंगली जानवर देख लेते हैं तो हम डर जाते हैं। लेकिन एनेस्थीसिया के पास घर नहीं है और वो जंगल में चारों तरफ इन्हीं लोगों से, हिंसक पशुओं से घिरी रहती हुए भी एक साधारण और बिना खौफ की ज़िंदगी जी रही है। जब मैंने एनेस्थीसिया से कहा कि तुम यहाँ पे अपना खाना कैसे लाती हो और तुमको कैसे डर नहीं लगता कि तुम एक जंगली जानवरों के साथ रहती हो, तब उसने कहा, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ मुझे घास पे ही छोड़ के चली गई थी। तब मैंने पूछा कि तब तुम भूख से मर नहीं गई? तो एनेस्थीसिया का जवाब था, भूख और खाना का प्रबंध भगवान अपने आप कर देते हैं। मनुष्य बिना वजह उन सब बातों के लिए परेशान होता रहता है। और उसी वक्त एनेस्थीसिया ने अपने उंगली के इशारों से एक गिलहरी को अपने पास बुलाया और उस गिलहरी ने कुछ देवदार के बीज उसके मुंह में डाल दिए जो पूरी तरह छीले हुए थे। और यह सब मेरे लिए असामान्य बातें थी और कुछ हद तक साधारण भी थी। साधारण इसलिए कि कई बार मैंने देखा है कि क्योंकि मुझे याद आया नौस्फिगर के पास शैक्षणिक परिसर में किस तरह गिलहरियों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक अगर उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता तो नाराज हो जाती है। यहाँ तो मैं इस प्रतिक्रिया को बस उल्टा देख रहा हूँ। लेकिन मैंने इस टैगा सुंदरी से कहा कि लेखक कई बार उन्हें टैगा बैरागी बोल के भी उल्लेख करते हैं कि तुम्हारी दुनिया सामान्य दुनिया की व्यवस्था कुछ अलग अलग है और वहाँ पे बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। हमको वहाँ पे कई बार ड्रम बजाना पड़ता है, कई बार भीख मांगना पड़ता है और बहुत सारे भी मेहनत करने पड़ते हैं पैसा कमाने के लिए। इस तरह हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। लेकिन कई बार मैंने बहुत सारे किताबों और टीवी में देखा है कि किस तरह सियार
कुछ बच्चों को दूध पिला रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे बहुत सालों से एक ज़िंदगी को जीते आ रहे हो और जानवरों के राज्य में रह रहे हो और उन्हीं की तरह रह गए हो। तब एनेस्थीसिया ने कहा कि हम जंगल परिवेश में रहते रहते जंगल में ढल गए हैं, अब तुम ही उदाहरण ले लो। तुमने जैकेट पहना हुआ है क्योंकि तुम्हें ठंड लग रही है और मैंने जैकेट नहीं पहना हुआ है, क्योंकि अगर मैंने अपने शरीर को इस तरह से बना लिया है कि मेरा शरीर मौसम के अनुसार अपने आप को खुद बदल लेता है। अगर मैं जैकेट नहीं भी पहनूं तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रकृति के साथ रहने और प्रकृति के साथ जीने से ही मुझे में ये सब परिवर्तन आए हैं। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।